नेक्स्ट है हमारे पास एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास का क्या मतलब है? अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि जो एलिमेंट्स हैं उनके नेचर के अंदर एक से ज़्यादा टाइप के एटम्स पाए जाते हैं, ऐसे एटम्स पाए जाते हैं जिनका एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। जैसे हाइड्रोजन के प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, क्लोरीन के 35 एटॉमिक मास वाले और 37 एटॉमिक मास वाले पाए जाते हैं। तो अब हमारे पास किसी भी एलिमेंट का जो सैंपल होगा उसके अंदर सभी टाइप के एटम्स होंगे। जैसे क्लोरीन का अगर हम सैंपल लें तो उस क्लोरीन में का जो हमारे पास सैंपल है क्लोरीन एलिमेंट का, उसमें जैसे क्लोरीन गैस ले ली हमने तो उसमें क्लोरीन गैस किससे मिलकर बनी है? क्लोरीन एटम से मिलकर बनी है। तो उसमें क्लोरीन 35 वाले ऐसे एटम्स भी होंगे जिनका एटॉमिक मास 35 है और ऐसे एटम्स भी होंगे जिनका एटॉमिक मास 37 है। तो वहां पर अगर हमें एवरेज एटॉमिक मास निकालना हो, एटॉमिक मास निकालना हो, अभी हमें कहते हैं कि क्लोरीन एलिमेंट का एटॉमिक मास निकालो, अब तो हम एवरेज निकालेंगे ना। अब क्लोरीन एलिमेंट का हम एटॉमिक मास जो होगा वो 35 लेंगे या 37 लेंगे, ना हम 35 लेंगे ना 37, हम एवरेज निकालेंगे। तो एवरेज कैसे निकलता है? अब जैसे मैं क्लास में स्टूडेंट्स का एवरेज निकालने के लिए आप बोल दो आपको, तो आप क्या करोगे? जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबके एटॉमिक मास का सम करोगे और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से आप उसको डिवाइड कर दोगे। तो यहाँ पर भी जो एवरेज एटॉमिक मास है वैसे ही निकलेगा। जितने भी टाइप के एटम्स होंगे सबके एटॉमिक मास को हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे और जितने टोटल एटम्स होंगे उससे डिवाइड कर देंगे। जस्ट एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है हमारे पास एवरेज एटॉमिक मास का। तो एवरेज एटॉमिक मास होता क्या है? इट इज द एवरेज ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट्स के जितने टाइप के आइसोटोप्स होते हैं सभी के एटॉमिक मास का एवरेज होगा एवरेज एटॉमिक मास। इट इज द एवरेज ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल आइसोटोप ऑन एलिमेंट। और एवरेज एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल ए के ऊपर बार लगा देते हैं। हमें पता है कि कैपिटल ए मास नंबर को रिप्रेजेंट करता है, उसके पीछे यूनिट लगा दोगे तो एएमयू या ग्राम यूनिट लगा दोगे तो वो एटॉमिक मास हो जाएगा। तो एवरेज क्या होगा? बार लगा दिया ऊपर, या A1 प्लस x2 A2 प्लस x3 A3 और इन सब का सम अपॉन x1 प्लस x2 प्लस x3। ये x1 क्या है? A1 A2 और A3 क्या है? A1 A2 A3 द एटॉमिक मास ऑफ ऑल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट। जितने भी टाइप के एटॉमिक अलग अलग एटॉमिक मास वाले एटम्स हैं सभी अलग अलग एटम्स का एटॉमिक मास। जैसे कि क्लोरीन का एक एटम का 35 है, एक का 37 है। हाइड्रोजन में एक कुछ एटम्स का 1 है, कुछ का 2 है, कुछ का 3 है। तो A1 A2 आर द एटॉमिक मासेस ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट एंड x1 x2 एंड x3 आर द परसेंटेज ऑफ एटम्स, परसेंटेज अबंडेंस ऑफ एटम्स। ए जैसे A1 की जितनी परसेंटेज है वो x1 होगी। A2 जो एटम्स है जिनका एटॉमिक मास A2 है उनकी परसेंटेज जो है उनको हमने x2 मान लिया। A3 जिन एटम्स का एटॉमिक मास A3 है उनकी परसेंटेज को हमने क्या मान लिया? x3। और तो अब जैसे कि हमारे पास यहाँ पर एग्जांपल दिया है, कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन एलिमेंट। क्लोरीन एलिमेंट का एवरेज एटॉमिक मास निकालना है। मैंने अभी आपको बताया कि क्लोरीन एलिमेंट के दो टाइप के एटम नेचर में पाए जाते हैं, ऐसे एटम जिनका एटॉमिक मास 35 और ऐसे एटम जिनका एटॉमिक मास 37 है। तो एवरेज एटॉमिक मास हम 35 या 37 में से कोई भी हम कंसिडर नहीं करेंगे ना, तो कैसे निकालेंगे? एवरेज निकाल लेंगे। एवरेज कैसे निकालोगे? क्लोरीन जो 35 वाले एटम्स है उनकी जो परसेंटेज होगी, परसेंटेज अबंडेंस होगी, उसको हम इसका एटॉमिक मास 35 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो क्लोरीन 35 के सभी एटम्स का एटॉमिक मास आ गया। इसी तरह से क्लोरीन 37 वाले जो होंगे उनकी जो परसेंटेज होगी उसको 37 एटॉमिक मास 37 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो क्लोरीन 37 वाले एटम्स का एटॉमिक मास आ गया और उनका हम सम कर देंगे और टोटल डिवाइड करेंगे किससे? टोटल परसेंटेज से। तो हमारे पास क्या आ गया? अब जैसे कि हमें दिया गया है, हमें क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक मास निकालना है। हमें दिया गया है क्लोरीन 1735 इज 75%, यानी कि क्लोरीन के वो एटम जिनके एटॉमिक मास 35 है उनकी परसेंटेज 75% है, यानी कि 100 एटम्स में से ये 75 एटम्स होंगे। इसका मतलब ये है। और जो 37 है उनकी जो परसेंटेज है वो 25% है। 25% का मतलब 100 एटम्स में से क्लोरीन के 37 एटॉमिक मास वाले एटम्स कितने होंगे? 25 होंगे। तो अब हमें क्या निकालना? एवरेज एटॉमिक मास निकालना है। तो एवरेज एटॉमिक मास निकालने के लिए हमारे पास क्या है? परसेंटेज को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? एटॉमिक मास से। तो परसेंटेज 35 वालों की परसेंटेज है 75, तो मल्टीप्लाई करेंगे 75 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 35 से। प्लस 37 वालों की परसेंटेज है 25, तो 25 को मल्टीप्लाई करेंगे 37 से अपॉन परसेंटेज ऑफ
सभी की x1 x2 सभी की परसेंटेज, 35 वालों की 75 प्लस 37 वालों की 25, तो इन सब इसको सोल्व करोगे तो एवरेज एटॉमिक मास आएगा 35.5। इसीलिए क्लोरीन का जब भी हमें एटॉमिक मास निकालना हो, लिखना हो, तो हम हमेशा एटॉमिक मास क्या लिखते हैं, 35.5 लिखते हैं। क्यों? क्योंकि ये एवरेज एटॉमिक मास है, ना तो हम 37 लिखते हैं ना 35, हम एवरेज लिखते हैं, एवरेज एटॉमिक मास। इसी तरह से दूसरे एलिमेंट जिनके आइसोटॉप्स पाए जाते हैं उनका एटॉमिक मास जनरली फ्रैक्शन में आएगा, आपको देखोगे पॉइंट्स में आएगा। तो पॉइंट्स में जो फ्रैक्शनल एटॉमिक मास होता है उसका मेन कारण क्या होता है, वो एवरेज एटॉमिक मास निकाला गया है। The main reason of fractional atomic mass is the presence of isotopes, the presence of such atoms of an element in nature which have different atomic mass। नेचर के अंदर एक ही एलिमेंट के डिफरेंट मास वाले एटम्स का नेचर में एग्जिस्ट होने की वजह से ही फ्रैक्शन के अंदर आता है एटॉमिक मास एलिमेंट्स का। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास एवरेज मोलर मास। अब हमारे पास क्या है, कोई स्पीसीज है, उसमें डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स पड़े हुए हैं। ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास क्या है, अलग अलग कंपाउंड के मॉलिक्यूल पड़े हों। अब जैसे एयर के अंदर ही ले लो, एयर के अंदर क्या है, नाइट्रोजन गैस के, नाइट्रोजन जो हमारे पास गैस है, नाइट्रोजन एलिमेंट है, उसके मॉलिक्यूल भी हैं, ऑक्सीजन गैस के मॉलिक्यूल भी हैं, आर्गन के मॉलिक्यूल भी हैं, एटम्स हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के भी मॉलिक्यूल हैं। और हमें क्या क्या कह दें कि पर्टिकुलर इनकी परसेंटेज दे दें कि नाइट्रोजन इतना %, ऑक्सीजन इतना है, कार्बन डाइऑक्साइड इतना है, तो एयर का एवरेज एटॉमिक मास निकालो। तो हमें कोई भी स्पीसीज दे दी जाए और उस स्पीसीज के अंदर क्या हो, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हो, और हमें उस स्पीसीज का एवरेज एटॉमिक मास निकालने के लिए बोल दिया जाए, एवरेज मोलर मास, एवरेज मोलर मास। तो एवरेज मोलर मास क्या होता है, इट इज द एवरेज ऑफ मोलर मास ऑफ ऑल मॉलिक्यूल इन ए गिवन स्पीसीज। किसी भी स्पीसीज के अंदर जितने भी टाइप के मॉलिक्यूल्स दिए गए हैं उन सभी मॉलिक्यूल्स का मोलर मास का एवरेज क्या कहलाता है, एवरेज मोलर मास। तो अब हम देखते हैं कि एवरेज मोलर मास को हम निकालते कैसे हैं, कैसे निकालेंगे एवरेज मोलर मास को। अब हमें मोल निकालने का फॉर्मूला पता है। मोल कैसे निकालते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास। मोलर मास पता है आप लोगों को क्या होता है, मास ऑफ 1 मोल। अन्य क्या है, नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास। इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, मोलर मास इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन नंबर ऑफ मोल। तो टोटल मोलर मास, इसी एवरेज मोलर मास को हम टोटल मोलर मास भी बोल सकते हैं। तो टोटल मोलर मास कैसे निकालोगे, W टोटल गिवन मास टोटल गिवन मास दिया गया है वो अपॉन टोटल मोल एन टोटल। अब W टोटल, जैसे कि कुछ मॉलिक्यूल का मास दिया गया है W1, कुछ मॉलिक्यूल का मास दिया गया है W2, कुछ मॉलिक्यूल का मास दिया गया है W3, और जितने भी दिए गए हैं सबका सम। और मोल कैसे दिए गए, क्या क्या दिए गए हैं, कुछ W1 का मोल N1, कुछ के मोल दिए गए हैं N2, कुछ के मोल दिए गए हैं N3, और प्लस जितने भी दिए गए हैं सबका सम। तो टोटल मोलर मास या एवरेज मोलर मास कैसे निकलेगा, W1 प्लस W2 प्लस W3 अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N3। इस फॉर्मूले को हम थोड़ा आगे एक्सटेंड कर लेते हैं, m टोटल, और इसी को हम क्या लिख रहे हैं, m एवरेज, एवरेज मोलर मास। अब हम W को क्या लिख सकते हैं, W को मोल इंटू मोलर मास लिख सकते हैं। तो W1 को क्या लिख सकते हैं हम, सपोज करो इसके मोल कितने हैं N1 और इसका मोलर मास क्या है M1, तो W1 को N1 लिख सकते हैं, W2 को तो हम क्या लिख सकते हैं, इसी को N1 M1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस जितने भी हम सबका सम अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस जितने भी सबका सम। तो एवरेज मोलर मास या टोटल मोलर मास निकालने का हमारे पास ये आ गया फॉर्मूला। N1 क्या है, M1 M2 और M3 जो है वो क्या है, मोलर मास, मास ऑफ 1 मोल ऑफ ए कंपाउंड, मोलर मास। और N1 N2 क्या है, N1 N2 N3 क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। तो ये आ जाएगा हमारे पास एवरेज मोलर मास निकालने का फॉर्मूला। अब हम समझते हैं इसको, लिए एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। कैलकुलेट द एवरेज मोलर मास, कैलकुलेट एवरेज molar mass of air which contain 80%
नाइट्रोजन गैस एंड 20% ऑक्सीजन गैस बाय मोल। हमें ये क्वेश्चन दिया गया है, एयर के अंदर हमने क्या मान लिया कि 80%, ये मोल की परसेंटेज है, बाय मोल का मतलब 80% मोल परसेंटेज किसकी है, नाइट्रोजन की, ये मोल है 80% नाइट्रोजन के मोल, और 20% मोल किसके हैं, ऑक्सीजन के। तो उस एयर का हमें क्या निकालना है, एवरेज मोलर मास निकालना है। तो अब सपोज करो हमारे पास क्या, अब 80% नाइट्रोजन के मोल का क्या मतलब कि अगर हमारे पास एयर के 100 मोल हो एयर के, तो उसमें से 80 मोल किसके होंगे, जो 80 मोल होंगे वो हमारे पास किसके होंगे, नाइट्रोजन गैस के। नाइट्रोजन गैस को N2 से लिखोगे न कि अन से। नाइट्रोजन गैस, जो नाइट्रोजन एलिमेंट है वो नेचर के अंदर N2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो N2। और हमारे पास जो 20 मोल होंगे वो किसके होंगे, 20 मोल होंगे ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस भी O2 है, O नहीं है, 20 मोल होंगे ऑक्सीजन गैस के। तो अब हमारे पास क्या है, मोल आ गए। नाइट्रोजन गैस के मोल को हमने मान लिया N1 जो कि कितने हैं, 80। अब नाइट्रोजन गैस के मोलर मास को हमने मान लिया M1 जो कि कितना है, नाइट्रोजन गैस का मोलर मास आप निकालोगे तो क्या आ जाएगा, एटॉमिक मास होता है 14 और 2 एटम है तो कितना आ जाएगा, 28। अब यहाँ पर बच्चा गलती कर सकता है, अगर नाइट्रोजन गैस को तुम एटॉमिक फॉर्म लोगे तो वहां पर 28 की बजाय 14 लिख सकते हो, तो ये गलती हो जाएगी। इसी तरह से नाइट्रोजन गैस के जो मोल है उनको हमने लिख लिया N2 जो कि कितने हैं 20, और इसके मोलर मास को हमने लिख लिया M2, और M2 कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 16, तो ये कितना आ जाएगा 32। तो अब हमारे पास फॉर्मूला है N1 M1 N2 M2। तो हम फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे, M एवरेज आ जाएगा किसका, एयर का, N1 M1 प्लस N2 M2 अपॉन N1 प्लस N2। N1 है हमारे पास 80, M1 कितना है 28 प्लस N2 है हमारे पास 20, और M2 कितना है 32 अपॉन 80 प्लस 20। तो एवरेज मोलर मास आ जाएगा एयर का। इसको जब तुम सोल्व करोगे तो आई थिंक ये वैल्यू आएगी 28.8, और यूनिट क्या लगाओगे, मोलर मास है, मोलर मास यानी कि ग्राम मोलिकुलर मास, ग्राम में आ जाएगा। तो इस तरह से हम निकालते हैं मोलर मास।